हाँ भाई। तो क्या चल रहा था अपना फिजिक्स में, बताओ। नया चैप्टर चालू हो गया था, ऊष्मा चालकता गुणांक हो गया था, यही सब चीज़ें हुई थी ना। तो एक बार ऊष्मा चालकता गुणांक फिर से देख लें। ठीक है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक में हमने आपको बताया था कि जैसे अपनी एक बॉडी होगी, इसका इधर का टेम्परेचर है θ1, इधर का टेम्परेचर है θ2, ठीक है, और हीट का फ्लो हो रहा है इधर से इधर की तरफ, ठीक है। तो और समय है अपना t, ये θ1 है, नहीं सॉरी ये तो q है, ये है हमारा θ1 और ये है θ2 टेम्परेचर। तो उन्होंने कहा था कि जो हीट का फ्लो हो रहा है वो इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के समानुपाती है, समय के समानुपाती है और टेम्परेचर के डिफरेंस के समानुपाती है, यानी θ1 माइनस θ2। और जो लेकिन जो लंबाई होगी बीच की L, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हीट का फ्लो वैसे वैसे कम होता जाएगा। और जाहिर सी बात है, सोचो अगर चमचा अपन बना दें एक कम से कम 3-4 मीटर का चमचा बना दें समझ रहे ना, तो तुम चाहे वहाँ तक पकड़े रहो और दूसरे सिरे को चाहे तुम कढ़ाई में डाले रहो, वो कभी गर्म होगा, बहुत ही समय लगेगा उसको वहाँ तक गर्म होने में, क्योंकि लेंथ आपने क्या करी है, बढ़ा दी है। समझ गए, लंबे चमचे हैं। उसी तरह से तो इन सबको अपन क्या करो, मिक्स कर दो। मिक्स करोगे तो क्यू समानुपाती क्या होगा, ए टी, θ1 माइनस θ2 और बटे में आ जाएगा L। अब समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट K आएगा, ए टी θ1 माइनस θ2 बटे में L। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे K क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक। समझ आ रही बात। अब K का अगर मान निकालना है तो क्या करोगे, QL बटे में AT और θ1 माइनस θ2 कहाँ ले आओ, नीचे। फिर ध्यान करो, मैं नीचे वाली चीज़ों को L को कर गया था 1, माना कि L बराबर 1 है, एरिया भी 1 है, ठीक है, और टाइम भी 1 है, और जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो भी कितना है, 1। तो अगर ये सारी चीज़ें 1 1 1 1 हो गई तो सीधा जो हमारा K है वो बराबर आ जाएगा Q के। यानी कि जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो ऊष्मा के ही बराबर होता है जब उसके दोनों सिरों के बीच में जो लंबाई है वो कितनी हो, एकांक हो, ठीक है, या दूरी एकांक हो, एरिया एकांक हो, टाइम भी एकांक हो, और जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो भी एकांक हो। समझ आ गई बात। तब जो उसकी जो हीट फ्लो हो रही होगी ना, उसी को हम कहेंगे ऊष्मा चालकता गुणांक। समझ आ गई बात। ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो सुचालकों के लिए बहुत अच्छा होता है, और कुचालकों की बात करें तो उसके लिए बहुत ही कम होता है। समझ आ गई बात, या जीरो से भी कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक है। जो जितना अच्छा कंडक्ट करेगा उसका की ज़्यादा रहेगा, जो अच्छा कंडक्ट कम करेगा, जितना कम कंडक्ट करेगा उसके लिए के का मान उतना ही कम होगा, ठीक है भाई।
ठीक है, नेक्स्ट। हेडिंग लिखो बेटा, ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मीय प्रतिरोध यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस। लिखो थर्मल रेजिस्टेंस, लिखो भाई। लिखो, जिस प्रकार किसी वैद्युत परिपथ में, जिस प्रकार किसी वैद्युत परिपथ में, जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच तापांतर होने के कारण, दो बिंदुओं के बीच तापांतर होने के कारण, दो बिंदुओं के बीच तापांतर होने के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, होने के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह होता है। सही क्या लिखा है यार, एक मिनट यार। जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होने से, ठीक करो यार उसे, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होने से, विभवांतर होने से धारा का प्रवाह होता है। ठीक करो यार, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर होने से आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, उसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच तापांतर होने से, दो बिंदुओं के बीच तापांतर होने से ऊष्मा का प्रवाह होता है। दो बिंदुओं के बीच तापांतर होने से ऊष्मा का प्रवाह होता है। तापांतर होने से ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है। अतः पदार्थ में वैद्युत प्रतिरोध के साथ साथ, अतः पदार्थ में वैद्युत प्रतिरोध के साथ साथ, अतः पदार्थ में वैद्युत प्रतिरोध के साथ साथ, अतः पदार्थ में वैद्युत प्रतिरोध के साथ साथ ऊष्मीय प्रतिरोध भी होता है। वैद्युत प्रतिरोध के साथ साथ ऊष्मीय प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, तो नीचे से लिखना, ऊष्मीय प्रवाह के, ऊष्मीय प्रवाह के मार्ग में, ऊष्मीय प्रवाह के मार्ग में होने वाली रुकावट, होने वाली रुकावट या बाधा को, या बाधा को, बाधा को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर से लाइन चेंज करो। माना कि एक छड़ की लंबाई स्मॉल एल, माना कि एक छड़ की लंबाई स्मॉल एल, कॉमा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए,
माना कि एक छड़ की लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा गर्म सिरे का ताप θ1, गर्म सिरे का ताप θ1, गर्म सिरे का ताप θ1 और ठंडे सिरे का ताप θ2 है। गर्म सिरे का ताप θ1 और ठंडे सिरे का ताप θ2 है, तब गर्म सिरे का ताप θ1 और ठंडे सिरे का ताप θ2 है, तब छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर, छड़ में ऊष्मा प्रवाह की दर यहाँ से नोट करना जरा। ऊष्मा प्रवाह की दर लिखो। एक बार पढ़ के बता दें। जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में विभवांतर बटे में धारा आवेश प्रवाह की दर, धारा को ही आवेश प्रवाह की दर कहते हैं, ठीक है। तो बराबर प्रतिरोध होता है, या इसको लिख लो वैद्युत प्रतिरोध किसके नियम से, ओम के नियम से होता है। उसी प्रकार ऊष्मीय परिपथ में तापांतर, यहाँ विभवांतर था, यहाँ तापांतर है, ऊष्मीय प्रवाह की दर जो है बराबर है ऊष्मीय प्रतिरोध के, ठीक है। बाकी देखिए इसको नोट करो, फिर समझाते हैं पूरा।
हो गया? अरे नोट हो गया सबका? चलो आओ समझो ज़रा। देखो बेटा, हाई स्कूल में ना एक ही चीज़ तुम लोगों ने ढंग से पढ़ी। कौन सा नियम पढ़ा एक फिजिक्स में? V/I बराबर में R। बताओ सही बात है ना? इसके अलावा कुछ पढ़ा तुम लोगों ने? कुछ नहीं पढ़ा। एक मानव नेत्र पढ़ लिया होगा, बस ख़त्म कहानी। तो V/I बराबर में क्या होता? R। ओम का नियम है कि नहीं ये? जहाँ पे V क्या होता? विभवांतर। समझ गए? I क्या है? धारा। R क्या है? प्रतिरोध। है कि नहीं? ऐसे बनाते थे प्रतिरोध को, जो बैटरी अपने 20 वोल्ट की, है कि नहीं? ये R हो गया, ये V हो गया, ये करंट आ गई I। समझ रहे? तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि V/I बराबर में होता कैपिटल R। V है विभवांतर, I है धारा, R है प्रतिरोध। तो बेटा जब तक दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर नहीं होगा, यानी विभव का अंतर नहीं होगा, मतलब कि एक है 2 वोल्ट पे, एक है 10 वोल्ट पे, तब जाके उनमें धारा का प्रवाह होगा ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ। धारा का प्रवाह कहाँ होता है? ज़्यादा वाले विभव से कम वाले विभव की तरफ। और अगर दोनों के विभव सेम है तब फिर धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। धारा का प्रवाह हमेशा तभी होता है जब विभव में अंतर हो, यानी विभवांतर हो। समझ गए? और धारा के मार्ग में फिर जो रुकावट आएगी, यानी कि V और I का जो अनुपात है, उसे हम कहेंगे R, यानी कि परिपथ का प्रतिरोध। इधर आ जाओ। इधर तो मैं कैलोरीमिति में क्या पढ़ाया था कि दो बिंदुओं के बीच में टेम्परेचर का अंतर होना चाहिए। एक का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एक का टेम्परेचर कम। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इधर एक का विभव ज़्यादा था, एक का विभव कम। इधर पे एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है। समझ गए? तब जो ऊष्मा का प्रवाह है वो इधर से इधर होगा। कहाँ से कहाँ होगा? ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ। समझ आ रही बात कि नहीं? तो जो काम यहाँ पे धारा कर रही थी ना, वो काम यहाँ पे कौन कर रहा? Q। या Q को चलो आवेश की तरह ले लो तुम। Q जो है वो कौन है? आवेश है। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे ऊष्मा प्रवाह की दर। समझ रहे ना? ऊष्मा प्रवाह की दर। तो ऊष्मा प्रवाह की दर जो है, यानी कि H का मान है, वो होता है Q/T। यानी Q का मतलब तो ऊष्मीय ऊर्जा है, हम निकालना चाह रहे हैं उसकी समय दर। नहीं समझे? जैसे मान लो हमने कहा 6 जूल काम कर रहे हैं हम। 6 जूल प्रति सेकंड अलग बात है, और 6 जूल करना अलग बात है। 6 जूल का मतलब है कि हमने 6 जूल कर लिया, बस फिर बैठ गए हम। 6 जूल प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 6 जूल करा, फिर आगे भी करेंगे। नहीं समझे बात को? 6 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड में 6 जूल है। वही कहानी है, हम निकालना चाह रहे हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। ठीक है ना? H। ये बेटा जो H है ना, यहाँ पे I की तरह काम करती है। जो काम यहाँ पे धारा करता है वो काम यहाँ पे H करता। क्यों? जो I है उसको हम कहते हैं बेटा आवेश प्रवाह की समय दर। ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी हाई स्कूल में। धारा का मतलब क्या होता है? आवेश प्रवाह की समय दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। उसी तरह ऊष्मीय प्रवाह की हमें समय दर निकालनी पड़ेगी, जिसको हम लिखेंगे H से। और कैसे निकलेगी? ऊष्मीय ऊर्जा बटे में समय। अब Q का तुमने पढ़ा फॉर्मूला कि θ1 - θ2 T/L, बटे में ऑलरेडी एक T था, T से T कट गया, ये बचा अपना, मतलब T से T कट गया, बाकी ये जो निकली वो क्या है? क्या निकली है? ऊष्मा प्रवाह की समय दर, जो कि काम करेगी किसकी तरह? धारा की तरह। समझ रहे ना? ठीक है, धारा की तरह काम करेगी। तो H का मान हमारे पास आ गया। चलो ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, ये जो वैल्यू थी ना उसको नीचे भेज दिया। θ1 - θ2 इन्होंने दिए, H को नीचे ले गए, L को कर दिया ऊपर, और K और A को कहाँ ले आए? नीचे। इन्हें देखो ज़रा क्या लिखा है, θ1 - θ2 क्या बोलोगे इसको? ताप का अंतर, यानी कि तापांतर। माइनस लगाना बीच में, इसका मतलब ताप का अंतर। नीचे आओ, H का मतलब क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर। सही है। अब जरा इसकी तुलना इससे करके देखो। V विभवांतर, और θ1 - θ2 क्या है? तापांतर। H क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर। और बेटा I क्या है? आवेश प्रवाह की दर। समझ रहे ना? धारा जो है उसको आवेश प्रवाह की दर कहते हैं। समझ रहे ना? तो इधर तापांतर है, इधर विभवांतर है, इधर ऊष्मा प्रवाह की दर है, इधर पे आवेश प्रवाह की दर है। तो बराबर में क्या निकलता फिर? R, यानी कि प्रतिरोध। ये प्रतिरोध कौन सा है बेटा? वैद्युत। तो यहाँ पे जो L/K निकला ना, ये क्या होगा हमारा? ये भी प्रतिरोध होगा, लेकिन कौन सा? ऊष्मीय प्रतिरोध। एक बार फिर समझ लो,
सबसे पहले हमें मालूम है कि ऊष्मीय ऊर्जा का तो फॉर्मूला आता है, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा की दर नहीं आ रही है, हमें समय दर चाहिए हमें, समझ रहे। तो हमने निकाला ऊष्मा प्रवाह की समय दर, निकालो H बराबर Q/T से। ये जो H है वो एक्चुअली काम करेगा I की तरह, धारा की तरह, जो वहाँ पे आपने I पढ़ी ना वैद्युत परिपथ में, करंट वाले में, उसी तरह से यहाँ पे ऊष्मा में H होता है। Q/T कर लो, काटा पीटी कर लो, T से T निपटा, जो आ गया जी हमारा H की तरह काम करेगा। फिर हमने कहा एक काम करो, θ1 - θ2 वहीं रखो, H को ले आओ नीचे, L ऊपर आएगा, K और A आएंगे नीचे। θ1 - θ2 का मतलब है तापांतर, यानी कि ताप का अंतर। समझ आ रही बात। θ1 - θ2 यानी तापांतर, और H क्या है हमारा, ऊष्मा प्रवाह की दर। समझ आ रही। तो θ1 - θ2 तापांतर है, H जो है वो ऊष्मा प्रवाह की दर है। ठीक है, तो इसकी इससे तुलना कर लो एक बार। θ1 - θ2 तापांतर है, यहाँ पर V जो है वो विभवांतर है, H क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर, I क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो फिर दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो, वो बराबर आता काय के, प्रतिरोध के। अब बस यहाँ पे था वैद्युत प्रतिरोध, यहाँ पे जो भी बने बगल में उसे हम कहेंगे क्या, ऊष्मीय प्रतिरोध। वही हमने नीचे लिखा है। जिस प्रकार वैद्युत परिपथ में विभवांतर के बटे में धारा यानी आवेश प्रवाह की दर बराबर होती किसके, वैद्युत प्रतिरोध के, ओम के नियम से होता है, उसी प्रकार ऊष्मीय परिपथ में तापांतर, यहाँ विभवांतर था, यहाँ तापांतर है, यहाँ आवेश प्रवाह की दर थी, यहाँ पे ऊष्मा प्रवाह की दर है, बराबर किसके होगा, ऊष्मीय प्रतिरोध के। ये आराम से समझ में आ जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध, ऊष्मीय प्रतिरोध, विभवांतर, तापांतर, धारा, ऊष्मा प्रवाह की दर। समझ गए। वहाँ पे करंट फ्लो होती है, यहाँ पे ऊष्मा फ्लो होती है। समझ गए, किसके कारण, वहाँ विभवांतर के कारण, यहाँ तापांतर के कारण। ठीक है, तापांतर मतलब समझ रहे, ताप का अंतर दो बिंदुओं के बीच कहलाता है। इसका मतलब जो L/K है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब क्या, ऊष्मीय प्रतिरोध, जिसका फॉर्मूला बना हमारा L/Ka। समझ आ गई बात कि नहीं। तो ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, L/Ka, जहाँ पे K क्या है, अच्छी तरह जानते तुम लोग, ऊष्मीय चालकता गुणांक, L क्या है, लंबाई, A क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखो इसका मात्रक और बनाना है अपने को। ठीक है, तो मात्रक बना लो। क्या बनेगा मात्रक, ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक, ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक कैसे बनाओगे, देखो L तो मीटर में बटे में K ऊष्मा चालकता गुणांक, उसका मात्रक लिखवाया था कल, कितना होता, किलो जूल बटे में मीटर, जूल बटे में मीटर सेकंड डिग्री सी, यही था। देखो पीछे पलट के, जूल बटे में मीटर सेकंड डिग्री सी, ये हमारे K का मात्रक था। ठीक है, अभी इंटू में A और है, A का मतलब मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, एक काम करो, देखो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, फिर 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, मतलब मीटर सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये वाले मीटर से इसको काटो पहले, फिर 1 मीटर बचा उससे ऊपर वाला काटो, तो मीटर मीटर सब हट जाएंगे, और जो सेकंड और डिग्री सी है वो पहुंच जाएंगे ऊपर। तो सेकंड डिग्री सी बटे जूल, ये बनेगा मात्रक, सेकंड डिग्री सी बटे में जूल। 1 मीटर से मीटर कट गया, फिर 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, सारे मीटर ख़त्म, सेकंड और डिग्री सी ऊपर पहुंचा, नीचे जूल है, तो मात्रक बनेगा सेकंड डिग्री सी बटे में जूल। ठीक है, नोट करो उसे। लिख लिया ना नीचे, ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक सेकंड डिग्री सी बटे में जूल।
हो गया। अब हेडिंग लिखो, श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में, श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर, संपर्क तल का ताप, संपर्क तल का ताप, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध तथा तुल्य ऊष्मा चालकता, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध तथा तुल्य ऊष्मा चालकता, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध तथा तुल्य ऊष्मा चालकता, ये सब चीज़ें निकालनी है अपने को, ठीक है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम क्या होता है वो भी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर, संपर्क तल का ताप, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध और ऊष्मा चालकता, तुल्य ऊष्मा चालकता, ठीक है। लिखो जरा नीचे ब्लू पेन से, दो चालक जिनमें प्रत्येक का अनुप्रस्थ परिच्छेद, दो चालक जिनमें प्रत्येक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, दो चालक जिनमें प्रत्येक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है, प्रत्येक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है, श्रेणी क्रम में सटाकर रखे गए हैं, श्रेणी क्रम में सटाकर रखे गए हैं, श्रेणी क्रम में सटाकर रखे गए। इनकी ऊष्मा चालकताएं क्रमशः K1 और K2 हैं, इनकी ऊष्मा चालकताएं क्रमशः K1 और K2 हैं, कैपिटल K, इनकी ऊष्मा चालकताएं क्रमशः K1 और K2 हैं तथा लंबाइयाँ L1 तथा L2 हैं, और लंबाइयाँ L1 तथा L2 हैं, और लंबाइयाँ L1 तथा L2 हैं। लिख गया। माना कि संयुक्त चालक में, माना कि संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर, माना कि संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर पहले चालक के खुले पृष्ठ का ताप θ1, पहले चालक के खुले पृष्ठ का ताप, पहले चालक के खुले पृष्ठ का ताप θ1, पहले चालक के खुले पृष्ठ का ताप θ1 और दूसरे चालक के खुले पृष्ठ का ताप θ2 है, और दूसरे चालक के खुले पृष्ठ का ताप θ2 है, दूसरे चालक के खुले पृष्ठ का ताप θ2 है, और स्थायी अवस्था में, संपर्क तल का ताप, स्थायी अवस्था में संपर्क तल का ताप θ है, स्थायी अवस्था में संपर्क तल का ताप θ है, संपर्क तल का ताप θ है, ठीक है।
स्थायी अवस्था में, फुल स्टॉप लगाने के वाले को, स्थायी अवस्था में प्रत्येक चालक में, स्थायी अवस्था में प्रत्येक चालक में, स्थायी अवस्था में प्रत्येक चालक में, प्रत्येक चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। स्थायी अवस्था में प्रत्येक चालक में, प्रत्येक चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। अतः ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। अतः ठीक है, डायग्राम बनाओ। बनाओ। बनाओ बनाओ, डायग्राम बनाओ। समझ में ना आए तो रिवाइंड कर लेना ज़रा, कैसे बनना डायग्राम। डायग्राम बनाओ पहले। डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा नोट कर लो, फिर समझाएंगे। ये क्यू है, जो लंबा सा लाइन देखे वो क्यू है। अंदर ये थीटा है, ठीक है, क्यू की वैल्यू इधर था, बाकी हर जगह थीटा चल रहा अभी।
अरे यार 1 सेकंड रुको, गलती हो गई यार, 1 मिनट। K1 K2 करने हैं। ये लाइन गड़बड़ हो गई यार। अभी ठीक है।